के बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई और अब ब्रिटेन को इंडिया के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसलिए 1940 में ब्रिटेन ने इंडिया को एक ऑफर दिया जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। पर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया क्योंकि भारत की दो बड़ी पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दरअसल मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग नेशन की डिमांड रख रहा था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया पहुंचा जिसका मकसद था ब्रिटेन के जाने के बाद इंडिया को किस तरीके से पावर ट्रांसफर करी जाए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट असेंबली में पेश किया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। उस वक्त देश के हालात देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और पार्टीशन होने की वजह से जो पहले स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 थी वो घट के सिर्फ 299 ही रह गई। दोस्तों, इंडिया में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। पर दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के पीछे क्या कहानी है? आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, इसका क्या इतिहास है, आज हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के पास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर पहला सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ होता है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के सुप्रीम लॉ को कहा जाता है। यह वो सेट ऑफ रूल्स है जो बताता है कि उस देश की गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कैसा होगा, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होंगे और उस देश के नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। बात करें इंडिया की तो संविधान बनने की शुरुआत से पहले 1934 में एम.एन. रॉय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह आइडिया प्रपोज किया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। एम.एन. रॉय इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर थे। उसके अगले ही वर्ष 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अंग्रेजों के आगे डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होनी ही चाहिए। 1935 में अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आते हैं, पर इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था। हालांकि यह एक्ट अपने आप में आगे जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बना, पर इनिशियली ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को बिल्कुल डिनाई कर दिया। इसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई और अब ब्रिटेन को इंडिया के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसलिए 1940 में ब्रिटेन ने इंडिया को एक ऑफर दिया जिसे हम ऑगस्ट ऑफर कहते हैं और इस ऑफर में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। यह कहा गया कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन कर सकता है। इस पर डिस्कशंस चल ही रहे थे कि 1942 में एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इंडिया पहुंचे कुछ और ऑफर्स के साथ जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। पर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया क्योंकि भारत की दो बड़ी पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दरअसल मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग नेशन की डिमांड रख रहा था। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया पहुंचा जिसका मकसद था ब्रिटेन के जाने के बाद इंडिया को किस तरीके से पावर ट्रांसफर करी जाए, इसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेन कैबिनेट मेंबर्स थे जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर डिसाइड किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 389 मेंबर्स थे जो देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें से 296 रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट होके आए। ब्रिटिश इंडिया वो एरिया था जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। बचे हुए 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। ये सीट्स देश की जनता की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी गई। हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट करी गई। उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए गए। इन इलेक्शंस का रिजल्ट यह था कि कांग्रेस को मिली 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 और 15 कैंडिडेट्स जीते इंडिपेंडेंटली। इन इलेक्शंस के रिजल्ट को देख के मुस्लिम लीग नाराज हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वे नई देश की डिमांड को कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभी मीटिंग्स का बायकॉट करेंगे। आइए अब इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स और इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक नजर डालते हैं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई और फ्रांस के एक ट्रेडिशन
ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए असेंबली के सबसे बुजुर्ग मेंबर को संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। साथ ही एच सी मुखर्जी को इनका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट असेंबली में पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विजन, संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल्स और फिलॉसफी पे एक रोशनी डालता है। आगे जाके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को ही संविधान का प्रीफेस यानी प्रीएम्बल बनाया गया। इस डॉक्यूमेंट को असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। 1947 तक आते आते ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को डिक्लेयर किया कि इंडिया को पावर ट्रांसफर करने के बाद वह 1948 जून 3 से पहले भारत छोड़ देंगे। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे नए वाइसरॉय नियुक्त किए जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन। माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसे हम माउंटबैटन प्लान कहते हैं। उस वक्त देश के हालात देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अब 2 नई कंट्रीज बनेंगी, इंडिया और पाकिस्तान। जुलाई 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास हो गया। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया और पार्टीशन होने की वजह से जो पहले स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 थी वो घट के सिर्फ 299 ही रह गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अब 2 फंक्शंस थे। पहला तो था कि देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा था जब तक देश में प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक एक पार्लियामेंट का काम करना यानी देश के लिए कानून बनाना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने का काम करती तब प्रेसिडेंट होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब वह पार्लियामेंट का काम करती तब चेयरमैन होते जीवी मावलंकर। ये दोनों ही फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 तक करे जब संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसमें ओवरऑल 11 सेशंस लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। साथ ही इसके बाद टोटल खर्चा आया 60 लाख रुपए। संविधान बनाने के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को देश का नेशनल फ्लैग भी एक्सेप्ट किया। साथ ही 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे कई सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और डिफरेंट ट्रेडिशंस है। इसलिए ऐसी कंट्री के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 देशों के संविधान को अच्छे से पढ़ा। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मल्टीपल कमिटीज में डिवाइड किया। हर कमिटी का अपना एक टास्क था। इसके लिए 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज बनाई गई। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज का नाम है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्टेट्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई। बाकी सभी कमिटीज अपनी रिकमेंडेशंस ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट करती और ड्राफ्टिंग कमेटी इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अलावा इस कमेटी में 6 और मेंबर्स थे जिनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णमाचारी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948 तक। उसके बाद इस ड्राफ्ट को देश की आम जनता के सामने पब्लिश किया गया और लोगों ने इस पे अगले 8 महीने तक डिस्कशंस किए और कई सारे अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए। सभी अमेंडमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इसका सेकंड ड्राफ्ट रेडी हुआ अक्टूबर 1948 तक और इसका फाइनल ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ 4 नवंबर 1948 में। उसके बाद अगले 1 साल तक यानी नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस ड्राफ्ट के ऊपर कई सारे डिस्कशंस हुए और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। फाइनली इसका फाइनल ड्राफ्ट पास किया गया 26 नवंबर 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार था। पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो दिन चुना गया वो था 26 जनवरी 1950। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत ही ऐतिहासिक सेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके लिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस ऑब्जर्व किया गया रावी नदी के किनारे। बस इसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया संविधान लागू करने के लिए। पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नवंबर 26, 1949 से ही लागू हो गए, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल
पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन। पर पूरा संविधान इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को और उस दिन इंडिया एक रिपब्लिक बना। बस इसी दिन के उपलक्ष्य में हम आज भी रिपब्लिक डे मनाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान बनने की जर्नी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि भले ही हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हो, इसे ड्राफ्ट डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन यानी अपने हाथों से किन्होंने लिखा था? अगर आप उनकी स्टोरी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आने वाले समय में और ऐसे टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं और अपना जनरल नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।